Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which year is sponsored as International Year of Millets? And correct answer is 2023. Next question was, recently which country has switched to euro currency? And Croatia is the country. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this फर्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बात यहाँ पर क्या की जा रही है, जब हम शिवालिक रेंजेस की बात कर रहे हैं, मतलब हिमालयास की बात कर रहे हैं, तो एक बार इमेज देख लीजिए. हम इस रेंज की बात कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयास भी बोलते हैं. सो यहाँ पर क्या हुआ है, 91 लाख ईयर ओल्ड फॉसिल्स मिले हैं लिजार्ड के और स्नेक के. देखिए स्टडी की फाइंडिंग से क्या पता चला है, पहले तो ये लेट मियोसीन पीरियड की है. दूसरी बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेशन लगाया है इन फॉसिल्स के रिमेन्स को देखकर कि ये जो एरिया है यहाँ पर एवरेज एनुअल टेम्परेचर अराउंड 15 से 18 डिग्री से 18 डिग्री तक रहता था. साथ ही ये और इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो सीज़न में, किसी सीज़न में ह्यूमिड सब एरिड क्लाइमेट भी इस रीजन में देखा जाता था. अब देखिए ये पूरे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने मिलकर इस रिसर्च को फाइनल किया है. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है. एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये हिमालय की रिसर्च के लिए, हिमालय की स्टडी के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, आपको पता होना चाहिए. चलिए बात करें, अगर ये रिमेन्स या फॉसिल जो मिले हैं, ठीक है, हमने इन फॉसिल्स ये एस्टिमेट लगा दिया, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है. देखिए जब हम रेप्टाइल्स जैसे लिजार्ड या स्नेक्स की बात करते हैं तो ये कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स कहे जाते हैं, ठीक है. और ये बहुत भारी संख्या में आपको अलग अलग एरिया, अलग अलग क्लाइमेटिक रेंज, अलग अलग टेम्परेचर्स में देखने के लिए मिलेंगे. रिजल्ट क्या हो जाता है, इसी वजह से ये जो इतना इनका वाइड स्प्रेड होता है, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं कि पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रही हैं और आज की डेट में टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो रही हैं. अब देखिए यहाँ पर जो लिजार्ड मिली है जिसका नाम क्या है, वेरनस, विच इज़ द लार्ज लिजार्ड, ये सिग्निफाई करती है कि यहाँ पर पास्ट की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी. क्योंकि अगर हम इस टाइप के लिजार्ड के जो फॉसिल्स की बात करें तो ये एशिया में बहुत ही कम संख्या में हमें इनके रिकॉर्ड्स कहीं पर देखने के लिए मिले हैं. वहीं अगर हम स्नेक की बात करें तो जो पाइथन्स के हमें यहाँ पर रिमेन्स मिले हैं वो अभी तक सिर्फ हमें साउथ एशिया के आसपास से मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है. या फिर इनके अगर हमें अर्ली रिकॉर्ड देखने के लिए मिले हैं जो कि पाकिस्तान से मिले हैं, वो भी अराउंड 18 मिलियन पुराने हैं. कुछ पाइथन्स के डेटा हमें कच्छ और गुजरात से भी देखने मिले हैं जो अराउंड 14 to 10 मिलियन ईयर्स पुराने हैं. और ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं इनका एक ही जगह पर मिलना, जैसे वेरेनस जिसकी हम बात करें जो कि एक लार्ज लेजार्ड है, और पाइथन, ये रिवील करता है कि एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी क्लेड में. पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है. सो ये तो रहा आर्टिकल के बारे में. अब चूँकि यहाँ पर हमारे हिमालयास के बारे में बात हुई है तो देखिए हिमालयास का डिवीज़न आपके सामने है. हम यूजुअली हिमालयास को डिवाइड कर देते हैं शिवालिक रेंज, जिसे हम आउटर हिमालयास भी बोल देते हैं. फिर आ जाता है हमारा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय. देन हमको देखने मिल जाता है ग्रेट हिमालयास. उसके ऊपर आ जाता है हमारा ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश रेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है. द पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड कि जब हम जास्कर और कैलाश रेंज, इस रेंज की पूरी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन्हें टेथियन हिमालयास भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये टेथिस सी के सेडिमेंट से यहाँ पर बने हैं. सो यहाँ पर बहुत क्लियरली डिमार्केशन नहीं है जब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास और जास्कर और कैलाश रेंज के बारे में. साथ ही आप याद रखेंगे जब हम ये जास्कर और कैलाश रेंज की यहाँ पर बात करें या टेथियन हिमालयास की बात कर रहे हैं तो इन्हें बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है.
चलिए, सो आ जाते हैं अब हम किसके ऊपर, शिवालिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो ये कंटिन्यूस सीरीज है, अगर आप यहाँ पर देखें, सॉरी, इट इज़ नॉट अ कंटीजियस। ठीक है, ये देखिए आप, ये टूटी फूटी सी सीरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपकी शिवालिक रेंज है। मतलब इसके बाद अब अगर कोई चीज़ शुरू हो जाएगी तो वो है हमारे गंगा के मैदान। ठीक है, तो 2400 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये हमें फैले हुए दिखाई देते हैं। पोर्टवार के प्लेट्यू से लेके अगर हम चले जाएं तो ब्रह्मपुत्र वैली तक इनका एक्सपांशन हमें दिखाई देता है। सदर्न स्लोप अगर हम बात करें तो देखिए इनका साउथ स्लोप स्टीप है और नॉर्थ स्लोप हमें थोड़ा सा जेंटल दिखाई देता है। क्लियर। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो जो शिवालिक की रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में कैसी है, 50 किलोमीटर तक वाइड आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे हम अरुणाचल के पास जाते जाएंगे ये रेंज नैरो होती जाएगी। क्लियर। अब यहीं पर देखिए हमें क्या देखने मिलते हैं, दून्स और द्वार का फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलता है। सो जो लेक यहाँ पे रह गई थी, वो लेक्स जब अपना रास्ता बना पाई, यहाँ से निकल पाई और अपने पीछे जितने भी और मटेरियल्स को छोड़ गई, उनकी वजह से जिन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ उन्हें हम क्या बोलते हैं, दून्स और द्वार्स। सो द्वार्स हम बोलते हैं ईस्ट में और दून्स हम बोलते हैं वेस्ट में, तो आप याद रखेंगे। साथ ही ये जो मैदान है इन्हें चोस बोला जाता है, कहाँ पर, आपके पंजाब के मैदानों में। ठीक है, सो सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के एरिया में आती है, एक फॉरेस्ट कवर को घेरे हुए है और थोड़ा सा इसका स्लोप जेंटल है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, चोस बोलते हैं। चलिए, सो ये तो रहा इस आर्टिकल के बारे में। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न रेज किया है ऑन स्मॉल फिशरमैन, कि भाई जो पर सीन नेट्स के बारे में यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो इसको बैन कर दिया है, उससे स्मॉल फिशरमैन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। देखिए न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो पर सीन नेट है इनकी यूज़ पर डीप सी में इन पे बैन लगा दिया था। गवर्नमेंट का बोलना क्या था, जब मछुआरे यहाँ पर जाते हैं तो ये अपने साथ छोटी छोटी मछलियाँ अबंडेंस में पकड़ कर लेके आते हैं, टन्स एंड 100 ऑफ फिशेस को ये लेकर आते हैं, जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। अलॉन्ग विद दैट जब फिशरमैन्स यहाँ से जाते हैं तो अदर देन फिशेस वो बहुत सारे मरीन कल्चर अपने साथ यहाँ से लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाकर इस पोस्ट सीन नेट का यूज़ करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर से ही क्वेश्चन कर लिया है कि अगर हम पर सीन नेट को बैन कर देंगे या इसके यूज़ पर रोक लगा देंगे तो क्या ये जो ट्रेडिशनल हमारे फिशरमैन हैं उनके ऊपर किसी तरीके का हिट नहीं पड़ेगा? क्या जो हमारी फिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर किसी तरीके का हिट नहीं होने वाला है? तो यहाँ पर पूरा जवाब अभी सेंटर को देना है। सो क्या आर्टिकल में इतना ही? नहीं। अब हम बात करें अगर पर्सीन फिशिंग की, तो पर्सीन एक लॉन्ग वॉल होती है नेट की, जिसको क्या करा जाता है, ओपन वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये पूरी वाटर बॉडी में ऐसे दूर तक फैल जाता है जाल की तरह, और जो भी स्टील के वायर्स होते हैं इसमें, जो स्टील के वायर से बनी होती है, रोप से बनी होती है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखोगे बहुत बड़े बड़े जाल ओपन सीज में छोड़ दिए जाते हैं और बाद में इन्हें क्या करा जाता है, ड्रैग किया जाता है, और जितनी भी मछलियाँ, जो भी फिशेज़ वगैरह, जितना भी मरीन है जो इसमें फंस गया है, उसको यहाँ पर निकाल लिया जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं, देखिए एक तो ये एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। दूसरा, सी बेड से यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता, आपको फिशेस को कैच करने के लिए वेट नहीं करना होता, आप सिर्फ इस तरीके की नेट डाल के छोड़ देते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम बाद आप इसको पुल बैक कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारी जो एग्रीगेटेड फिशेस होती हैं, या फिर ऐसे कोई एरिया है जहाँ पर फिशिंग करना बहुत पॉसिबल नहीं है बट वहाँ पर बहुत सारी फिशेस हैं, ऐसी जगह पर भी इनका यूज़ किया जा सकता है। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाने वाला है। सो दिसंबर की ही बात है, अगर आपको याद होगा इसके पहले भी हम इस केस को डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ओडिशा, दादर नगर हवेली और दमन दीव एंड अंडमान निकोबार ने सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक में परमिशन दे रखी है, उसके बाद इसको
बंद करा हुआ है, यहाँ पर बैन किया हुआ है, जिसका डिसीजन यहाँ पर आना है। सो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई क्या ये छोटे फिशरमैन्स को इम्पैक्ट नहीं करने वाला, और इसका जवाब अभी सेंटर की तरफ से अवेटेड है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पे बात की जा रही है डायबिटीज़ के बारे में। बहुत अच्छा आर्टिकल है जो लिंक कर रहा है डायबिटीज़, वेल्थ और अवेयरनेस को। देखिए क्या बताया जाता है, यूजुअली हम जानते हैं कि जब डायबिटीज़ की बात आती है तो इसे बोलते हैं इट इज़ अ रिच मैन्स डिसीज़, ठीक है, अमीर लोगों को होने वाली बीमारी है। हालांकि स्टडीज़ हुई हैं बहुत सारी जिनमें ये पता चला है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छा खाना लेते हैं, पुअर डाइटरी चॉइसेस नहीं होती हैं आपकी, तो आप डायबिटीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट बहुत सारे डेटाज आए हैं, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था 2019 से लेके 2021 के बीच में, जो इस हाइपोथेसिस से टोटली एग्री करता है कि भाई जो रिच लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, इनका खान पान का तरीका सही नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम ये किससे सर्वाइव करते हैं, डायबिटीज़ को फेस करते हैं। अगर हम बात करें तो जो पुअरेस्ट लोग हैं उनकी तुलना में इंडिया में जो हाईएस्ट रिचेस्ट मैन है उनको ये डायबिटीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। सो इस पूरे आर्टिकल में आपको देखो कुछ चार्ट यहाँ पर बताए गए हैं। ये चार्ट 1A है जो क्या बता रहा है कि वुमेन पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है इंडिया में, जो कि कभी भी किसी मेडिकेशन पे नहीं रही टू कंट्रोल डायबिटीज़, ना ही इनको कोई रैंडम ब्लड शुगर लेवल इनका 140 से ऊपर गया है, ठीक है। वहीं दूसरा फिगर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है 1B की अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है उन विमेन पॉपुलेशन के बारे में इंडिया में जो कि या तो मेडिकेशन पर हैं या जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह की कोई वेल्थ में इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है आखिर, आपको क्या ये पूरा चार्ट याद रखना है? जी नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि केरला वो स्टेट यहाँ पर निकल कर आया है विच इज़ शेयरिंग वुमेन हु completed more than 11 years of schooling was only 83%, whereas the share among those who completed only 5 to 7 of years schooling was 22%. सो देखिए ये नीचे वाला चार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कूल्स के ईयर्स बताए गए हैं आपके लिए, ठीक है, कि वेल्दी वुमेन हाई एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या हो सकता है, किस कैटेगरी में किसको डायबिटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए अगर हम बात करें तो आपने बोला कि भाई बच्चों को कैसे डायबिटीज़ हो जाती है। देखिए बच्चे भी डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ में होता क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम ICMR के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, आपने सुना होगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। सो बेसिकली अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है 14 से लेके 16 साल तक के ग्रुप के बच्चों को, ठीक है। क्या हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब आपकी बॉडी फेल हो जाती है प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट इंसुलिन और आपको एडिशनल इंसुलिन बच्चे को देना पड़ता है, ठीक है। ये मोस्टली मैंने बताया आपको 14 से 16 साल के बच्चों एडोलेसेंट ग्रुप में देखी जाएगी। हालांकि ये प्रेवलेंट है, लेकिन अगर सही समय पर जानकारी हो। अगर हम इसे टाइप 2 से कंपेयर करें सो इट इज़ मच मोर सीवियर दैन टाइप 2 डायबिटीज़। चलिए बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में यहाँ पर। सो ये उस एरिया को इम्पैक्ट करती है कि बॉडी आपकी किस तरीके से इंसुलिन का यूज़ करेगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है बट इतना इनफ नहीं कर रही है, या इनफ प्रोड्यूस करने के बाद उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं कर पा रही है। उस कैटेगरी में आप किसी भी व्यक्ति को क्या देख सकते हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र करते हुए। हालांकि इसका कोई एज ग्रुप एज सच डिफाइंड नहीं है, मोस्टली एडल्ट से लेके 45 ग्रुप या उनसे ज़्यादा के लोगों में भी देखी जाती है। मेजरली अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ओवरवेट, इनएक्टिव, या किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है या उसे हाई BP की समस्या रही है, तो उनमें रिस्क फैक्टर यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
चलिए प्रिवेंशन की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को देखिए रिवर्स किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू, हेल्दी लिविंग, और अगर नीडेड होता है तो पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट के थ्रू इसको क्योर किया जा सकता है। वहीं टाइप 1 की अगर हम बात करें तो कोई भी नॉन प्रिवेंशन मेथड नहीं है, हालांकि बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं समय समय पर। चलिए सो टाइप 1 और टाइप 2 तो हमने सुना है, इसके अलावा एक टाइप की और डायबिटीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जब हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये उन महिलाओं को होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। सो कुछ टाइम के लिए उनकी बॉडी इंसुलिन से सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन जैसे ही वंस दे डिलीवर अ बेबी या वो बर्थ दे देती हैं बच्चे को, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वापस से ठीक हो जाती है। क्लियर, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो आर्टिकल में भी उसका मेंशन किया गया है कि भाई इससे, ये समस्या से जूझना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम 10 लाख बच्चों की बात करें तो उसमें से टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मदर को डायबिटीज़ रही है, 5% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फादर को रही है, और 8% केसेस वो हैं जहाँ पे सिबलिंग्स को डायबिटीज़ रही है, और चांसेस हो जाते हैं कि उनके भाई बहनों में भी डायबिटीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हमें याद रखना है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं। जी हाँ, हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 नवंबर को, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके रिगार्डिंग डायबिटीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। वहीं अगर हम बात करें तो WHO ने एक ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट को भी लॉन्च किया है, ताकि वर्ल्ड वाइड क्या करा जा सके, इस समस्या से निजात पाई जा सके। अलॉन्ग विद दैट इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है विच इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक, जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने वाली है क्रूड ऑयल पर, डीजल के एक्सपोर्ट पर, और वहीं ट्रेडिशनल एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स के ऊपर भी यहाँ क्या करने वाले हैं, प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे। चलिए तो क्या आर्टिकल में बस इतना ही? जी नहीं, आपको जानना है कि आखिर विंडफॉल टैक्स होता क्या है। हम जब विंडफॉल की बात करते हैं तो ये डिफाइन करता है एक अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम, ठीक है, विद नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपने नहीं किया, कोई अनएंटिसिपेटेड कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपने नहीं किया, कोई अलग से एक्सपेंस नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो इनकम हो रही थी उसमें और ज़्यादा आपको गेन देखने मिल जाता है, उसे हम विंडफॉल बोलते हैं। अब विंडफॉल टैक्सेस क्या होते हैं? इनको डिज़ाइन किया जाता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं। क्यों? देखिए, अगर हम इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो दे आर डिजाइन टू टैक्स द प्रॉफिट अ कंपनी डिराइव्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनर्जी प्राइस अचानक से राइज हो गए थे, कब? जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एनर्जी प्राइस के राइजेस हुए, तो जो कंपनीज हैं उनको यहाँ से प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट पर अब कंपनी ने यहाँ किया कुछ नहीं है, देखिए उसके कोई अलग से एफर्ट नहीं लगे, उसने कोई अलग से एक्सपेंस नहीं किए, लेकिन उसके प्रॉफिट में यहाँ इजाफा हो गया, उसकी इनकम यहाँ पर बढ़ गई, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लेवी कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विंडफॉल टैक्स। अब देखिए होता क्या है, मतलब बहुत सारे देश विंडफॉल टैक्स लगाते हैं, उसका कारण क्या हो जाता है? हम अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आप देखेंगे कि गैस, कोयला, ऐसी चीज़ों के प्राइजेस में लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे कोविड-19 के टाइम जैसे हमने देखा क्या हुआ, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए, सुधार करने के लिए जो आपका सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी का सप्लाई बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ जाती हैं। अब कीमतें अगर बढ़ी हैं, रिकॉर्ड रिजल्ट क्या होगा? हाई प्राइसेस, दैट मीन्स इन ये जो कंपनीज हैं इनके लिए भी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनके जो बेनिफिट हैं, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट इन्होंने कमाया है उसके ऊपर जो टैक्स लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है, वही क्या है? आपका
विंडफॉल टैक्स। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत सारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि भाई कोविड के टाइम पर जब कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की आवश्यकता है या विंडफॉल टैक्स यहाँ पर लगाने की आवश्यकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए आने वाले साल में 26% का रिडक्शन करेगी अपनी सब्सिडीज़ में। देखिए हुआ क्या था, अगर हम बात करें तो इंडिया की सब्सिडीज़ को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट को यहाँ पे डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट फेस करना पड़ा। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम इनकम की बात करें तो बहुत कम है, और इसी को तो बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है। सो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, जो फूड की सब्सिडीज़ हैं इन्हें अपकमिंग ईयर में कम करेंगे। वहीं फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें 1.4 टन का ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने मिलेगा। और अगर करेंट सिनेरियो की बात करें तो इट इज़ 2.3 ट्रिलियन। ऑल राइट, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप याद रखेंगे। गवर्नमेंट की जब हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करते हैं तो वो क्यों देती हैं, ताकि जो किसान है वो फर्टिलाइज़र्स को सस्ते दामों में मार्केट से खरीद पाए, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स की अगर हम कीमत देखें तो ये बहुत ज़्यादा होती है। तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एडिशनल अमाउंट यहाँ पर पे करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज़ बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में हम बात करें तो यूरिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड, इम्पोर्टेड, कंज्यूम्ड एंड फिजिकली रेगुलेटेड फर्टिलाइज़र। और गवर्नमेंट अपना जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर किसी चीज़ पर देती है तो वो देती भी यूरिया के लिए है। चलिए, तो इस आर्टिकल का आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, देखिए आप इसको इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं, आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि जब कोविड-19 की अगर हम बात करें तो किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी। रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट को देखना पड़ा फिस्कल डेफिसिट, और उस फिस्कल डेफिसिट का सबसे बड़ा पार्ट अगर कहीं पर कंप्लीट हुआ तो वो था हमारा फर्टिलाइज़र्स। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स में हमने क्या कर दी, सब्सिडी दे दी है। रिजल्ट क्या हुआ, अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पर आ रही है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसको कर्ब करना की आवश्यकता है, और साथ ही में हमें इंडिजीनियस फर्टिलाइज़र्स का यहाँ पर यूज़ करने की आवश्यकता है। चलिए, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो करंट फिस्कल ईयर इज टारगेटेड एट 6.4% ऑफ जीडीपी। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। सो फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट, हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जितने भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए हैं उसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, टोटल इनकम यहाँ पे माइनस की जाएगी। इनकम कौन सी, हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स की बात कर रहे हैं, और अदर रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, और जो फाइनल अमाउंट आपके सामने आएगा वो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। सो this is it, and it's time for current oriented one liners. And first news is Rajasthan is all set to host the 18th National Scout and Guide Jamboree after a 66-year gap. Next is NTPC Limited and Gujarat Gas Limited have commissioned India's first green hydrogen blending project in the piped natural gas network of NTPC Kawas Township in Surat. Next is Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurated the Siom Bridge in Arunachal Pradesh along with 27 other infrastructure projects completed by the Border Road Organization. Next is the Gan Nagai festival is a major event in the state of Manipur celebrated by the Zeliarong community every year after the harvest season. The community will host together to show their gratitude for a good harvest, pray for a prosperous year ahead, and mark the beginning of the new year. So it's a quiz time, and first question is the Gan Nagai festival is celebrated by which state? And next question is which type of diabetes is also known as juvenile diabetes? So you all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer.
सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.